हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टेकिंग की कि स्टेकिंग क्या है, क्या हम इससे पैसिव इनकम बना सकते हैं, क्या ये रिस्की है और कुछ ऐसी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए स्टेकिंग स्टेकिंग स्टार्ट करने से पहले। और उसके साथ साथ और भी थोड़े क्वेश्चंस या कुछ एक टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो अबाउट स्टेकिंग। और उससे पहले कुछ एक हम जानते हैं कि डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज, या अगर हम बात करें कि जो हमारी ऑलरेडी जो क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं जैसे बिटकॉइन है या और भी हैं जो कि माइनिंग से चल रही हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा बात कर लें कि डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है। तो अगर हम बात करें तो इनका मेन जो मोटिव है वो ये है कि आप पैसे भेज सकते हो किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के बिना। आप एक बंदा दूसरे बंदे को, चाहे वो किसी भी कंट्री में बैठा है, वो अपनी अमाउंट जो है वो भेज सकता है बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के, मतलब बिना किसी बैंक अकाउंट के। आप एक जगह से दूसरी जगह अमाउंट जो है वो भेज सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। पब्लिकली अवेलेबल लेजर्स होते हैं, तो इनको कोई भी देख सकता है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस की गई है और वो किस अकाउंट से किस अकाउंट में पैसे जो हैं वो ट्रांसफर किए गए हैं। तो ये एक हमारा डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। और एक और चीज कि यहाँ पे कोई भी कभी भी कुछ भी आकर ब्लॉकचेन पे चेक जो है वो कर सकता है। ये होता कैसे है, तो इसके लिए हमारे पास माइनिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जो होती है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम यहाँ पे जो ब्लॉकचेन्स हैं, जो लेजर्स हैं, उनमें एंट्री डालते हैं। तो ये होती कैसे है, तो यहाँ पर इसके लिए एक आप कह सकते हैं एक तरीके से जो लोग हैं वो कंपटीशन में लगे हुए हैं कि जो इसका सोल्यूशन है, वो जो ट्रांजैक्शन है उसका सोल्यूशन निकाला जाए। और वो सोल्यूशन निकालने के बाद जो भी बंदा उस सोल्यूशन को निकाल रहा है वो विनर होगा, और वो विनर ही उस ब्लॉकचेन को अपडेट करेगा अगले ब्लॉक के साथ। और यहाँ पर इस काम के लिए बहुत ज्यादा हाई पावर जो है वो चाहिए आपके कंप्यूटर्स की, आपके डिवाइसेस की, क्योंकि उतनी ही ज्यादा चांस होगी आपकी उसको विन करने की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी तरीके से ही जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो यहाँ पे मेंटेन की जाती है, क्योंकि रैंडमाइजेशन होती है। एक बंदा जरूरी नहीं है कि हर बार जीते, तो इससे हर एक को एक मौका मिलता है कि वो यहाँ पे अगला ब्लॉकचेन का जो ब्लॉक है वो जनरेट करे, माइन करे और उसको ब्लॉकचेन में ऐड करे। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो है प्रूफ ऑफ वर्क। माइनिंग में ही हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्रूफ ऑफ वर्क का। तो प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो क्या होता है, तो प्रूफ ऑफ वर्क में होता है कि आपको सबसे पहले तो सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना रहता है। तो आप जब सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो वो आपका यहाँ पे बताया जाता है कि ये ही आपका काम है जो आपने किया। तो सॉल्यूशन को ढूंढना ही आपका काम है, तो वही आपका प्रूफ ऑफ वर्क है। अब यहाँ पे ये कंसेंसस मैकेनिज्म है। तो जब आप वो ढूंढ लेते हो तो बाकी जितने भी वहां पे आपके साथ माइनर्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ इस बंदे ने ढूंढ लिया। और वो ही फिर जाकर आगे चलकर अपना जो ब्लॉक है वो अपडेट करता है नया उस ब्लॉकचेन में। ये सॉल्यूशन रिलायबल है और सिक्योर भी है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, रिसोर्स इंटेंसिव है। यहां पे आपको बहुत सारी जो पावर है वो यूटिलाइज करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जाती है, कार्बन एमिशंस की भी आजकल बात चल रही है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है, ये प्रूफ ऑफ वर्क वो कॉन्सेप्ट है जो है तो रिलायबल और सिक्योर भी है, लेकिन पावर कंजम्पशन इसकी बहुत ज्यादा है। आप इतने बड़े बड़े डिवाइसेस लगा के माइनिंग कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी पावर जो है वो यूटिलाइज हो रही है। और एक तरीके से आप ये कहें कि यहाँ पर हम अगर बात करें तो आप रिसोर्सेज जो हैं उनको थोड़ा इंटेंसिवली यूज करके उनकी वेस्टेज के अकॉर्डिंगली लोग जो हैं वो इसको देख रहे हैं। तो इसके चलते जो नया कॉन्सेप्ट आया वो क्या आया, प्रूफ ऑफ स्टेक। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या है, कैसे होता है, तो प्रूफ ऑफ स्टेक ही अपना कैसे ये वर्क करता है, हाउ डज इट वर्क। तो इसका जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वो उसमें सबसे पहले हमारे पास होता है डिपॉजिट। तो डिपॉजिट क्या करना है, हमें अपने डिपॉजिट जो है उनको फंड्स को स्टेक करना है। तो डिपॉजिट अगर हम अपने फंड्स को डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं स्टेक करना। और ये कहां पर, हमें एक नेटवर्क डिवाइस, एक नोड बनानी होती है, उस पर हम अपने डिपॉजिट जो है वो स्टेक करते हैं। उसके बाद होता क्या है, तो जो नोड्स हैं
जितनी भी ऐसी नोड्स हैं, जितने भी लोगों ने स्टेक किया है, वो सारे के सारे कंपीट करते हैं ब्लॉक को फोर्ज करने में। अगर हम बात करें फोर्ज और माइनिंग, तो ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। माइनिंग एक अलग तरीका है, फॉर्जिंग एक अलग तरीका है। तो यहां पर स्टेकिंग में फोक होता है, माइन नहीं होता है ब्लॉक। तो यहां पर जितने भी नोड्स हैं वो कंपीट करते हैं कि वो अपना अगला जो नोड है उसको अगला जो ब्लॉक है उसको फोर्ज करें। तो यहां पर फॉर्जिंग में आपके पास जितने भी नोड्स हैं वो कंपीट कर रहे हैं, जिसका भी रिलेटिवली क्लोजर होता है उसको यहां पर फोर्ज करने का मौका मिलता है और वो ही विनर जो है वो कहलाता है। और इसमें भी रेंडमाइजेशन होती है। जो विनर है वो रेंडमली चूज किया जाता है और उसको रिवॉर्ड में कॉइन्स मिलते हैं, सेम जैसे कि आपको माइनिंग में मिलते हैं। तो स्टेकिंग में भी आपको रिवॉर्ड में कॉइन मिल रहे हैं, रेंडमली जनरेट हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट वही है, रेंडम है तो डिसेंट्रलाइज यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एक लिमिटेशंस हैं स्टेकिंग में भी। तो स्टेकिंग में जो लिमिटेशंस है वो ये है कि अगर आपने जो अपनी नोड कॉन्फ़िगर करी है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आपकी जो नोड है किसी भी इशू के चलते ऑफलाइन हो गई है तो भी आप पे पेनल्टी लग जाएगी। अगर आपकी नोड में कुछ एक प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से वो ओवरऑल नेटवर्क को ही नुकसान दे रही है तो भी आप पे पेनल्टी लग सकती है। और ये पेनल्टी इंक्लूड करती है स्लैशिंग को भी। तो स्लैशिंग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। तो स्लैशिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि या तो आप जो अर्न कर रहे हैं रिवॉर्ड में वो कॉइन्स अप्रोक्सीमेटली 70, 80 या 100% आपसे छीन लिए जाएंगे, या आपकी जो नोड है उसको पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा और आपको वापस से मौका नहीं मिलेगा स्टेकिंग करने का अपनी नोड बनाकर। ये एक वो तरीका है जो एक आप कह सकते हैं आप अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास और भी तरीके हैं जो जिनसे हम स्टेक कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टेक कर सकते हैं अपने एक्सचेंजेस में। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से कॉइन्स हैं हमारे पास जो आज की डेट में स्टेक हो रहे हैं, तो उनमें हम अगर हम जो टॉप में है अगर उनकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टीजोस है, कॉस्मोस है, कार्डानो है, वी चेन है, वेव्स है, सोलाना है और इथेरियम का 2.0 धीरे धीरे अब हमारा स्टेकिंग पे जा रहा है। अब हम बात करते हैं स्टेकिंग एक्सचेंजेस पे। तो एक्सचेंज पे भी हम स्टेक कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स जो हैं वो क्या हैं। तो स्टेकिंग की अगर प्रॉस की बात करी जाए एक्सचेंजेस के ऊपर, तो यहाँ पे सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है स्टेक करना एक्सचेंजेस के ऊपर। इसमें आप जो फंड्स आपके ऑलरेडी स्टेकिंग एक्सचेंज में पड़े हैं आप उन्हीं से ही अपनी स्टेकिंग कर सकते हैं। मल्टीपल आपको कॉइन्स जो हैं वो मिल जाते हैं एक्सचेंजेस पे स्टेक करने के लिए। उसी के साथ साथ आप कम से कम अमाउंट के साथ स्टेक जो है वो कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में बाइनेंस के ऊपर भी हमारे पास बहुत सारे लिमिटेड जो कॉइन्स हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अपने पास अवेलेबल हैं स्टेकिंग के लिए। उसी के साथ साथ आपको मल्टीपल रिवॉर्ड क्लेम की ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। आप डेली क्लेम भी कर सकते हैं, आप वीकली क्लेम कर सकते हैं, आप मंथली क्लेम भी कर सकते हैं। हर एक एक्सचेंज का अलग अलग फॉर्मेट जो है वो है। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर अगर कॉइन कॉन्स की बात करें हम, तो कॉन्स में एक्सचेंज अपनी फीस भी लेती है। तो आपको जो अमाउंट मिलती है स्टेकिंग की उसमें हल्का बहुत एक्सचेंज का भी बेनिफिट जो है वो रहता है। उसी के साथ साथ आपने जो कॉइन्स अपने स्टेक किए हैं उनके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल जो है वो नहीं रह जाता है। आपने जो भी अमाउंट स्टेक कर दी आप उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप ना ही अपनी उस कॉइन्स को सेल कर सकते हैं, ना ही आप उनके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इन बिटवीन अपने कॉइन्स को रिडीम करते हैं स्टेकिंग से, सपोज कीजिए आपने 15 दिन के लिए स्टेकिंग लगा रखी थी लेकिन 2 दिन के बाद आपको लग रहा है कि मार्केट वैल्यू उस कॉइन की बहुत ऊपर जा रही है, आपको सेल करके प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर उस टाइम पे आप अपनी स्टेकिंग को ब्रेक करके रिडीम करते हैं अपने कॉइन ट्रेडिंग के लिए, तो आपको उस दिन तक जो भी रिवॉर्ड मिले होंगे वो सारे के सारे आपके जीरो हो जाएंगे और जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आपने स्टेक की है वो अमाउंट आपको अपने वॉलेट में वापस मिल जाएगी। डेली के आपको जो भी स्टेकिंग अमाउंट मिली है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अगली ऑप्शन यहाँ पे जो स्टेकिंग हम कैसे कर सकते हैं तो उसमें आते हैं पूल्स।
तो स्टेकिंग के जो पूल्स अवेलेबल हैं आप उन पे भी स्टेकिंग कर सकते हैं। अगर उनकी कुछ एक बड़ी चीजों के बारे में बात की जाए तो ये भी एक और ऑप्शन है हमारे पास स्टेकिंग के लिए। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे लोग जो है वो मिलकर स्टेक करते हैं टुगेदर, क्योंकि स्टेकिंग के लिए हमें एक अमाउंट चाहिए होती है बड़ी। तो यहाँ पे जब आप पूल पे ज्वाइन करते हैं तो वो सब लोग मिलकर एक होकर उस स्टेकिंग की नोड को बनाते हैं। तो यहाँ पर भी आप छोटी अमाउंट्स में स्टेक कर सकते हैं। कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है एक्सचेंजेस से, लेकिन फिर भी वो बहुत कम होती है अगर आप पूरे फुल ब्लॉक की बात करें स्टेकिंग के। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ एक और चीजें जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, तो वो ये है कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि पूल जो है वो जेन्युइन है कि नहीं। उसी के साथ साथ पूल की फीस कितनी है, पूल का साइज कितना है, सो दैट कि आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने के कितने चांसेस होंगे। और यूजर रिव्यूज देखने भी बहुत जरूरी है कि वो पूल जेन्युइनिटी में यूजर रिव्यूज में कैसा है। हो सकता है कि वहां पे आपको रिवॉर्ड्स तो मिल रहे हो एक पूल के तरीके पे, लेकिन जो आपको रिटर्न एज अ यूजर मिल रहा है वो सही मिल रहा है कि नहीं, उसकी नॉलेज आपको यूजर रिव्यूज देखने के बाद ही मिलेगी। और एक और बड़ी चीज जो जहां यहाँ पर आपको देखने वाली होगी, जिसको बहुत ही आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो प्राइवेट कीज हैं कहीं वो तो शेयर नहीं हो रही हैं आपके कॉइन्स की स्टेकिंग के टाइम पे। तो ये एक और चीज थी। और इसी के साथ साथ जो एक और ऑप्शन है हमारे पास अपना स्टेकिंग के लिए, तो वो होती है वैलिडेटर या डेलीगेटर। तो यहाँ पे हम बात करें तो आप वैलिडेटर और डेलीगेटर कैसे बन सकते हैं। वैलिडेटर एक वो नोड होती है जिसमें आपको बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो स्टेक करनी पड़ती है और अपना एक पूरा नेटवर्क का सेटअप करना पड़ता है। तो ये एक तरीके से सेफेस्ट तो नहीं, एक और सेफ तरीका है कि आप स्टेकिंग कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी होती हैं। आप वैलिडेटर जो है किसी कंपनी से रेंट ले सकते हैं। अगर आप वो रेंट लेते हैं तो आपको उसकी कॉस्ट भी लगती है। आप अपने जो मिनिमल अमाउंट जो स्टेकिंग की है वो आपको लगानी पड़ेगी। अगर हम बात करें बाइनेंस की, तो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे आप बीएनबी को भी स्टेक कर सकते हैं और उसका वैलिडेटर बनने के लिए आपको 10,000 बीएनबी जो है वो स्टेक करने पड़ते हैं, तब आप एक वैलिडेटर बनते हैं। और सेटअप थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली बाकियों से, अगर आप एक नोड अपनी बनाते हैं उससे। और इसके साथ साथ आपके जो कॉइन्स हैं वो आपके कंट्रोल में रहते हैं, आप उनकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं अगर आपने एक वैलिडेटर नोड बना रखी है तो। उसी के साथ साथ जो दूसरी चीज यहाँ पे है वो है डेलीगेटर। तो आप वैलिडेटर के साथ डेलीगेटर भी बन सकते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप किसी वैलिडेटर को सपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास लेट्स से 10,000 कॉइन नहीं है बीएनबी के, तो आपके पास 20 हैं या 25 हैं या 10 भी हैं, तो आप अपने वो कॉइन एज अ डेलीगेटर उस वैलिडेटर को दे देते हैं कि हाँ, मेरे ये कॉइन ये वैलिडेटर अपने पास रख सकता है स्टेक करने के लिए। और उसी तरीके से जितना भी उस वैलिडेटर को प्रॉफिट हो रहा है स्टेकिंग से, आपको उसका उतना ही परसेंटेज एज पर आपने जितने भी अपने कॉइन स्टेक किए हैं वो आपको मिल जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें और आपको यहाँ पर दिखाएं कि बाइनेंस का जो है स्टेकिंग का मॉड्यूल, वहां पर अगर हम लेकर चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइनेंस जो है अपनी स्मार्ट चेन के ऊपर स्टेकिंग करता है। और इसमें आपको एक वैलिडेटर बनने के लिए 10,000 मिनिमम 10,000 बीएनबी चाहिए, तो आप एक इलेक्टेड कैंडिडेट बन जाते हैं। उनकी स्मार्ट चेन के ऊपर मिनिमम 21 वैलिडेटर जो हैं वो यहाँ पे चाहिए, ताकि वो वैलिडेट कर सकें ट्रांजैक्शंस को। और इसके लिए उनके पास 21 वैलिडेटर ही वो होंगे जो फाइनली इलेक्ट होंगे और वो उनकी स्मार्ट चेन के ऊपर वैलिडेटर के एज अ वैलिडेटर काम करेंगे। बाकी सब जो होंगे वो कैंडिडेट होंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेलीगेटर की ऑप्शन भी है। आप अपने किसी भी वैलिडेटर को डेलीगेशन कर सकते हैं अपने कॉइन्स की। आपके पास कम कॉइन्स हैं, आप किसी भी एक वैलिडेटर को अपने कॉइन्स डेलीगेट कर सकते हैं स्टेकिंग के लिए। और अगर वो वैलिडेटर आगे चलकर एक ऑफिशियल वैलिडेटर बन जाता है, कैंडिडेट से वो वैलिडेटर हो जाता है, कैंडिडेट वैलिडेटर से वैलिडेटर हो जाता है, तो आपको भी यहाँ पे स्टेकिंग का जो प्रॉफिट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें जो एट प्रेजेंट करंट वैलिडेटर्स जो हैं बाइनेंस की चेन पे, तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सब जो हैं वो एट प्रेजेंट बाइनेंस के ऊपर एक वैलिडेटर्स हैं। और उन्होंने
कितनी जो उनको वोटिंग पावर जो है यहाँ पर उस अकॉर्डिंगली वो लिस्टेड है। तो फ्रेंड ये थी यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैलिडेटर्स की हमारे पास ऑप्शंस। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम अपना जो